Hello students, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your exams. So आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. The first thing is procedures. So कंपनी लॉ में जो प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, प्रोसीजर ऑफ ई वोटिंग, वो कुछ प्रोसीजर्स या मैं बोलूँ कि जो इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स है वो मैंने एक जगह पे क्लब कर लिए हैं और आज हम उनकी क्विक रिविजन करेंगे बिकॉज आई पर्सनली फील दैट बच्चे जो है वो प्रोसीजर से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि प्रोसीजर कैसे लर्न करें. तो आज की वीडियो में मैं आपको क्विकली रिवाइज करा दूंगी कि प्रोसीजर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं ताकि आपको ये चीज़ें याद रहे. सेकेंड थिंग जो हम डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन 118 विच इज़ मिनट्स. मिनट्स का जो टॉपिक है ना वो काफ़ी डिस्पर्स्ड है. अगर मैं बात करूँ कंपनी लॉ के बुक की, थोड़ा सा टॉपिक बोर्ड मीटिंग के चैप्टर में डाला हुआ है, कुछ जनरल मीटिंग में डाला हुआ है, कुछ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड में डाला हुआ है. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अराउंड अबाउट 4 पेजेस का टॉपिक है मिनट्स का. वहाँ पे मैंने सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अबाउट मिनट्स जो है वो क्लब कर दी है ताकि एक ही जगह पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए. और ये जो पीडीएफ्स हैं दोनों के प्रोसीजर के एंड मिनट्स के वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे. टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. अदरवाइज इफ यू विल सर्च CS जसप्रीत धंजल क्लासेस यू विल गेट द लिंक देयर एज वेल. तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इन पीडीएफ्स को डाउन तो आप उन्हीं टेलीग्राम ग्रुप्स तो आप उसी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके ये पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. आई होप कि जो पहली वाली वीडियोस थी अमेंडमेंट की, शेयर कैपिटल की, आर्बिट्रेशन की, वो आपने सारी रेफर कर ली है. उन सबके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग प्रोसीजर, क्योंकि प्रोसीजर थोड़े इंपॉर्टेंट है तो इसी से स्टार्ट कर लेते हैं. वैसे पर्सनली आई फील दैट प्रोसीजर्स को आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती. आई ऑलवेज से दैट आपको सिर्फ प्रोसीजर्स को समझने की ज़रूरत है एंड दैट इज़ इनफ. एक बार आपको प्रोसीजर्स अच्छे से समझ आ गए दैट इज़ ऑल. उसके बाद आपको दिमाग पे ये नहीं रहेगा कि मुझे ये लर्न करना है या नहीं लर्न करना. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ई वोटिंग की. तो ई वोटिंग की जहाँ पे भी बात आएगी वो बेस सेम ही रहता है. जैसे कि सबसे पहले आपने स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करना है. वो स्क्रूटनाइजर कौन होता है? CS इन प्रैक्टिस, CA इन प्रैक्टिस, CMA इन प्रैक्टिस या एडवोकेट इन प्रैक्टिस. अभी ई वोटिंग से रिलेटेड, जो भी ई वोटिंग से रिलेटेड, पोस्टल बैलेट से रिलेटेड, ये जो प्रोसीजर्स है वो मोर और लेस सेम रहते हैं. थोड़े थोड़े चेंजेस तो देखो हर चीज़ में आते हैं, ठीक है. ये हम नॉर्मली जब हम लोग पढ़ाई भी करते हैं या नॉर्मली हम बात भी करते हैं तो वी ऑलवेज से कि नकल के लिए अकल की ज़रूरत है, राइट. सो यू हैव टू डिफरेंशिएट. अगर हम ई वोटिंग की बात कर रहे हैं तो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है. अगर हम बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं तो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ बैलेट पेपर, तो उसके उसमें और इसके प्रोसीजर में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है. तो वो चीज़ें आपको आई वुड से बाय अंडरस्टैंडिंग समझनी पड़ेगी, ठीक है. अगर आप उन्हें अंडरस्टैंडिंग से समझोगे तभी आप उन्हें याद रख पाओगे. तो पहली चीज़ है कि आपने स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करना है. वो CS इन प्रैक्टिस हो सकता है, CA इन प्रैक्टिस हो सकता है, CMA इन प्रैक्टिस हो सकता है, एडवोकेट इन प्रैक्टिस हो सकता है, जिसकी एक अच्छी रेप्यूटेशन है और जो कंपनी के साथ एम्प्लॉयमेंट में नहीं है. ये चीज़ आपने याद रखनी. दूसरी चीज़ है एजेंसी अपॉइंट करनी है. NSDL हो सकती है, CDSL हो सकती है या कोई और भी हो सकती है, जो कि बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म रहता है ना वोटिंग का, उसे सुपरवाइज करती है. थर्ड चीज़ है कट ऑफ डेट डिसाइड करना. अब इस चैप्टर को अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो कट ऑफ डेट होता है वो डेट जब तक हम मेंबर्स के नेम्स जो है वो लेते हैं जो लोग वोट कर पाएंगे इस पर्टिकुलर मीटिंग में. तो वो नॉर्मली जो है नॉट अर्लियर दैन 7 days प्रायर टू द डेट ऑफ फिक्सिंग ऑफ मिनट्स जो है कट ऑफ डेट होती है. नॉट अर्लियर दैन 7 days, यानी कि 7 days बिफोर जो है कट ऑफ डेट होती है. जब तक जिस दिन तक हम मेंबर्स के नेम्स जो है वो रेकन करते हैं या डिसाइड करते हैं कि यही लोग जो मीटिंग में वोट कर पाएंगे. नेक्स्ट इज ऑथराइज द चेयरमैन और इन हिज एब्सेंस एनी डायरेक्टर टू रिसीव द स्क्रूटनाइजर्स रजिस्टर रिपोर्ट ऑन ई वोटिंग एंड अदर रिलेटेड पेपर्स. अब क्या होता है, स्क्रूटनाइजर का क्या काम है? देखना वोटिंग कैसे हुई, उन्हें काउंट करना, उसकी सारी डिटेल चेयरमैन को देना. तो जो स्क्रूटनाइजर का रजिस्टर है वो चेयरमैन को दे, उसकी ऑथराइजेशन उसे दो, और अगर चेयरमैन नहीं है तो जो भी डायरेक्टर ऑथराइज्ड है उससे. अब वो क्या क्या चीज़ें? फर्स्ट, द स्क्रूटनाइजर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट हिज रिपोर्ट विद इन 3 days. अब आप देखोगे जो वैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हाईलाइटेड ही नजर आएंगी आपको. तो जो उसने अपनी रिपोर्ट बनानी है ई वोटिंग में, लेट मी रिपीट, ई वोटिंग में जो वो रिपोर्ट बनाएगा वो 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ मीटिंग, जिस दिन मीटिंग खत्म हो गई उसके 3 दिनों के अंदर अंदर वो रिपोर्ट उसने चेयरमैन को सबमिट कर देनी है. सेकेंडली, द चेयरमैन और एनी डायरेक्टर ऑथोराइज शैल काउंटर साइन द स्क्रूटनाइजर्स रिपोर्ट. काउंटर साइन क्या होती है? ये रिपोर्ट है, स्क्रूटनाइजर तो साइन करेगा ही करेगा, साथ में चेयरमैन या ऑथोराइज डायरेक्टर भी साइन करेगा. तो ये
दो चीज़ें हैं जो अपने ध्यान में रखनी है व्हेन वी टॉक अबाउट ऑथराइजिंग द चेयरमैन और द डायरेक्टर ऑथराइज्ड रिलेटेड टू ई वोटिंग की जो स्क्रूटनाइजर है वो अपनी रिपोर्ट 3 डेज के अंदर ई वोटिंग में 3 डेज के अंदर चेयरमैन को देगा एंड सेकेंडली जो चेयरमैन है उस रिपोर्ट को काउंटर साइन करेगा अलॉन्ग विद द स्क्रूटनाइजर हिमसेल्फ, ठीक है। फिर बारी आती है नोटिस की। सो कंपनी विच प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू इट्स मेंबर्स टू एक्सरसाइज वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स शैल कंप्लाई द फॉलोइंग प्रोसीजर। अब गोइंग बैक टू द कॉन्सेप्ट, जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, आप जब बोर्ड मीटिंग में नोटिस पहली बार पढ़ते हो वहीं से आपको ये देखना शुरू हो जाता है कि नोटिस में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी मेंशन्ड होनी चाहिए, चाहे वो जनरल मीटिंग का प्रॉक्सी है, चाहे वो बोर्ड के लिए ऑडियो वीडियो मीन्स अरेंज करना है, वो सारी चीज़ें जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हम बात करते हैं कि वहाँ मेंशन होना चाहिए कि ये फैसिलिटी हम प्रोवाइड करें, वो सारी चीज़ें आप देखोगे कि नोटिस में मेंशन्ड होती हैं। तो नोटिस में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए जगह बनाई जाती है। तो वैसे अगर ई वोटिंग की बात करते हैं तो नोटिस में किस चीज़ का ध्यान देना है, सबसे पहले सेंड टू ऑल द मेंबर्स डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स। सबसे पहले जो नोटिस है वो, क्योंकि जनरल मीटिंग है, जनरल मीटिंग का जो नोटिस है वो सारे मेंबर्स को, सारे डायरेक्टर्स को, सारे ऑडिटर्स को भेजा जाता है। तो वो भेजना है किस मोड से भेजना ना। आई ऑलवेज से जब हम बोर्ड मीटिंग का टॉपिक पढ़ते हैं ना, वहाँ जब सबसे पहले नोटिस आता है और जो सबसे पहले हम मोड्स पढ़ते हैं ना, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, कोरियर सर्विस, वो वहीं पे लर्न कर लो। आगे चल के वो मोड हमेशा सेम रहता है। यहाँ पे भी सेम है, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट या कोई और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स या बाय कोरियर सर्विस। और नोटिस को वेबसाइट पे ज़रूर रखना है। और जब भी ये ई वोटिंग की बात आती है, बैलेट प्रोसेस की बात, जब भी हम वेबसाइट पे कोई भी चीज़ रखेंगे जनरल मीटिंग की वोटिंग से रिलेटेड प्रोसेस, तो वेबसाइट कंपनी भी आएगी और एजेंसी भी आएगी, दोनों को आपने मेंशन करना है दैट द नोटिस शैल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी एंड द वेबसाइट ऑफ द एजेंसी एज वेल। और एज पर SS2, अब SS2 क्योंकि अगर आपको समझ आ गया तो आपने ज़रूर मेंशन करना है। SS1 जो है वो बोर्ड मीटिंग का सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड है और जो SS2 है वो जनरल मीटिंग का सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड है। तो SS2 क्या कहता है दैट सच नोटिस शैल रिमेन ऑन द वेबसाइट टिल द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। जब तक जनरल मीटिंग नहीं हो जाती वो वेबसाइट पे रहेगा जो नोटिस है। एंड द नोटिस शैल क्लियरली स्टेट दैट, अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि नोटिस में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है। कैसे? अगर आप बोर्ड मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराते हो तो आपको वहाँ पे मेंशन करना है। अगर आप जनरल मीटिंग में प्रॉक्सी की फैसिलिटी देते हो तो वो भी आपको मेंशन करना है। सो बेसिकली नोटिस में इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। यहाँ पे भी नोटिस में आपने क्लियरली बताना है कि कंपनी आपको वोटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीन्स प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। ऑन द सेम हैंड आपने ये भी बताना है कि जो फैसिलिटी फॉर वोटिंग है, या तो आप अपने घर पे बैठ के उसे इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर लो, राइट, या फिर आपको बैलेट या पोलिंग पेपर भी दिया जाएगा मीटिंग पे। यानी कि इट डज नॉट मीन कि अगर रिमोट वोटिंग की फैसिलिटी है तो लोग घर पे ही रहे, आए ना, नहीं। अगर उनका मन है, दे वांट टू कम, दे वांट टू से समथिंग, दे कैन डेफिनेटली कम, क्योंकि कंपनी को मीटिंग होल्ड करनी ही पड़ेगी। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो रिपीटेडली स्टडी मटेरियल में लिखी गई है और आपको पता होना चाहिए कि जो मेंबर्स, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, मुझे लगा कि मैं नहीं मीटिंग पे जा सकती तो मैंने घर से ही ई वोटिंग कर दी। अब आई एम फ्री ऑन दैट डे, अब मुझे लग रहा है कि आई कैन गो, कैन आई गो and again vote? So there are two separate questions, right? Can I go and can I vote again? To the first question, can I go? Yes, I can go and attend the meeting. कोई आपको नहीं रोकेगा क्योंकि आप मेंबर हो, ठीक है, आप जाओ मीटिंग अटेंड करो। बट कैन यू वोट अगेन? नो। ये भी बात नोटिस में बहुत क्लियरली मेंशन होनी चाहिए कि अगर आप ई वोटिंग से वोट करके आते हो, यू कैन ऑलवेज अटेंड द मीटिंग, आपको कोई नहीं रोकेगा। प्रायर टू द मीटिंग में ऑल्सो अटेंड द मीटिंग बट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू कास्ट द वोट अगेन। तो डबल वोटिंग वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज लोग क्या करेंगे, घर से भी वोट करके आ जाएंगे और मीटिंग में भी वोट करेंगे। तो ये चीज़ क्लियरली आप नोटिस में मेंशन करनी है कि आप आओ, आपको कोई नहीं रोकेगा, यू कैन ऑलवेज अटेंड द मीटिंग, लेकिन आप सिर्फ मीटिंग अटेंड कर सकते हो, अपना वोट दोबारा कास्ट नहीं कर सकते। अब यहीं पे बात खत्म नहीं होती, और एडिशनल डिस्क्लोजर्स करने हैं जो आपने देखने हैं। तो क्या एडिशनल डिस्क्लोजर्स होंगे? सबसे पहले तो बताओ क्या प्रोसेस या मैनर है। ऐसा नहीं है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है दैट इज इट, वेबसाइट पे लॉग इन करना है, कोई सेपरेट वेबसाइट बनाई है, व्हाट आर द क्रेडेंशियल्स, वो सारी चीज़ें। इंडिकेट द टाइम शेड्यूल, आपको टाइम शेड्यूल बताना पड़ेगा किस टाइम शेड्यूल में या कब तक ई वोटिंग हो सकती है। लॉग इन ID दो, ठीक है, कहाँ से कैसे लॉग इन करना है, एंड प्रोसेस ऑफ मैनर ऑफ जनरेटिंग
और रिसीविंग द पासवर्ड। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम एडिशनल डिस्क्लोजर्स कहते हैं, जो आप आई वुड से कि थोड़ा सा अगर अपना दिमाग भी यूज़ करोगे तो अपने आप से भी लिख सकते हो। वैसे आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि प्रोसीजर्स कभी भी लर्न मत किया करो, हमेशा उन्हें समझा करो, राइट। सो ये चीज़ देखनी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आती है पब्लिक नोटिस बाय वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट से एक पब्लिक नोटिस निकलवाया जाता है ऑन कंप्लीशन ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। जब एक्चुअली सारे नोटिस डिस्पैच हो गए तो पब्लिक नोटिस से एडवर्टाइजमेंट निकलवाई जाती है, और ये एडवर्टाइजमेंट एटलीस्ट 21 days बिफोर द जनरल मीटिंग चली जानी चाहिए, राइट। बिकॉज वैसे भी नोटिस का जो टाइम पीरियड जनरल मीटिंग में 21 क्लियर डेज है। और जहाँ पे भी, आई ऑलवेज टेल दिस टू स्टूडेंट्स, जहाँ पे भी न्यूज़पेपर की बात आती है ना कंपनी लॉ में, यू ऑलवेज हैव टू मेंशन टू थिंग्स, one in the English newspaper and one in the vernacular newspaper. Vernacular means original newspaper. कई जगह पे रीजनल वर्ड यूज किया जाता है, बट आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू यूज दिस वर्ड, क्योंकि अगर हम लीगल लैंग्वेज की बात करें या बेयर एक्ट की बात करें तो वो हमेशा वर्ड यूज करते हैं वर्नैक्युलर। तो न्यूज़पेपर की जहाँ पे भी कंपनी लॉ में बात आती है, इंग्लिश, वर्नैक्युलर, और तीसरी चीज़ जो याद रखनी है वो है वाइड सर्कुलेशन। क्योंकि हम सबको पता है कि बहुत सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स और बहुत सारे वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर हैं, राइट। जो रीजनल न्यूज़पेपर भी होता है वो भी एरिया में आई थिंक 3-4 तो आराम से होते ही हैं। तो उसमें से जिसकी वाइड सर्कुलेशन है उसमें ही आपने पब्लिक नोटिस जो है वो प्रिंट आउट करवाना है। मूविंग हेड, द पब्लिक नोटिस। अब पब्लिक नोटिस में आपने क्या क्या चीजें मेंशन करनी है? अ स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस दैट मे बी ट्रांजैक्टेड, कौन से बिजनेस ट्रांजैक्ट होने हैं, डेट एंड टाइम ऑफ कमेंसमेंट, डेट एंड टाइम ऑफ एंडिंग, कट ऑफ डेट एंड मैनर इन विच जिन्होंने ई वोटिंग ली है उनके लॉग इन आई डी एंड पासवर्ड्स कैसे होंगे। तो ये कुछ चीजें हैं रिलेटेड टू नोटिस जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, अ स्टेटमेंट दैट remote e-voting shall not be allowed after the given date and time, the manner in which the company shall provide the meeting, present at the meeting. A member may participate in the general meeting even after exercising his vote but cannot vote again, and a person whose name is recorded in the register up to the cutoff date shall be entitled to vote. तो पब्लिक नोटिस में ये एक स्टेटमेंट भी साथ में आपने ज़रूर अटैच करनी है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रिमोट ई वोटिंग कब तक चलेगी, कब वो ख़त्म हो जाएगी, देन किस मैनर में मीटिंग पे भी आप आके वोट कर सकते हो। अगर कोई पर्सन घर पे बैठे वोट कर देता है, ई वोट कर देता है, तो वो आ सकता है, मीटिंग अटेंड कर सकता है, लेकिन दोबारा वोट नहीं कर सकता, और वही मेंबर्स जो है वो वोट कर पाएंगे जिनका नाम कट ऑफ डेट तक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में था। वही चीज़ें आप देखोगे रिपीट एंड रिपीट करके बताई जा रही। देन वेबसाइट एड्रेस ऑफ द कंपनी, इफ एनी एन एजेंसी, नोटिस के ऊपर ज़रूर डालो वेबसाइट एड्रेस कंपनी का भी और एजेंसी का भी, नेम, डेजिग्नेशंस, एड्रेस, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल। यानी कि अगर कोई ग्रीवेंस होती है, फॉर एग्जाम्पल लॉग इन नहीं हो रहा, पासवर्ड नहीं जा रहा, तो कहाँ जाएंगी शेयर होल्डर्स, कहाँ जाएंगे, राइट। अगर तो फिर वही चीज़ अगर वो ऑपरेट ही नहीं कर पाए तो फिर फायदा क्या ई वोटिंग का, ठीक है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ई वोटिंग में ग्रीवेंस पर्सन भी होना चाहिए कि अगर कोई दिक्कत आती है तो आप किससे पूछ सकते हो, किससे बात कर सकते हो, राइट। मूविंग अहेड टू रिमोट ई वोटिंग। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो रिमोट ई वोटिंग है उसका कितना स्पैन है, शैल रिमेन ओपन फॉर नॉट लेस दैन 3 days, एटलीस्ट 3 days के लिए तो ओपन होना ही चाहिए, एंड शैल क्लोज एट 5 PM द डे प्रिसीडिंग द जनरल मीटिंग। जिस दिन जनरल मीटिंग है उस दिन एक दिन पहले के 5 बजे तक ये जो रिमोट ई वोटिंग है वो जो है ख़त्म हो जाएगी। ये आपको बताना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो जो ये ओपन रहेगा फॉर नॉट लेस दैन 3 days, और एक दिन पहले तक 5 बजे तक जो है ये रिमोट ई वोटिंग खत्म हो जाएगी। सेकेंडली, मेंबर्स ऑफ द कंपनी होल्डिंग शेयर्स इन फिजिकल और डीमैट फॉर्म एज ऑन द कट ऑफ डेट, जो कट ऑफ डेट तक आ गए वो सारे ई वोटिंग के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। वंस अ मेंबर हैज कास्ट हिज वोट, वो दोबारा वोट नहीं कर पाएगा। अब मेंबर में पार्टिसिपेट, देखो ये बहुत ज़रूरी है। क्या होता है ना कि कभी कभी ऐसे केस लॉज आ जाते हैं, ठीक है, एंड दे आर वेरी सिंपल एंड स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिंपल चीज़ याद रखनी है कि क्योंकि डबल वोटिंग तो नहीं हो सकती, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि आप दोबारा जो मेंबर है वो जाके मीटिंग अटेंड कर सकता है, लेकिन वो दोबारा जाके वोट नहीं कर सकता। एट द एंड ऑफ रिमोट ई वोटिंग द फैसिलिटी जो है वो ब्लॉक कर दी जाएगी, यानी कि शाम को 5 बजे ई वोटिंग की फैसिलिटी ब्लॉक कर दी जाएगी, फिर कोई भी ई वोट नहीं डाल पाएगा, राइट। फिर बारी आती है रजिस्टर ऑफ स्क्रूटनाइजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रजिस्टर ऑफ स्क्रूटनाइजर में क्या आता है, स्क्रूटनाइजर ने एक रजिस्टर मेंटेन करना है, ठीक है, चाहे वो मैनुअली करे चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली करे, वोटिंग से रिलेटेड। क्योंकि स्क्रूटनाइजर का काम क्या है, मेजरली वोट्स काउंट करना,
ठीक है, टोटल वोट्स कितने थे, वैलिड वोट्स कितने थे, अगेंस्ट, फॉरवर्ड, इनवैलिड, इस तरीके से। तो एक रजिस्टर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एंड इट शैल रिमेन इन द सेफ कस्टडी ऑफ द स्क्रूटनाइजर जब तक चेयरमैन अप्रूव नहीं कर देता, साइन नहीं कर देता मिनट्स, और उसके बाद जो है स्क्रूटनाइजर ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेयरमैन को हैंडल करेगा, तब तक ये स्क्रूटनाइजर की सेफ कस्टडी में ही रहेंगे। वोटिंग एट द जनरल मीटिंग, बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहीं पे भी ये नहीं सोचना कि अगर रिमोट ई वोटिंग है तो उसके चलते कंपनी मीटिंग नहीं करेगी, नहीं। कंपनी में ऑप्ट फॉर या तो सेम इलेक्ट्रॉनिक मीन से कर ले या फिर किसी और मीन से कर ले, दिस नो सच प्रॉब्लम, राइट। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ वोटिंग, तो क्या होता है, स्क्रूटनाइजर सबसे पहले काउंट करता है, जब मीटिंग खत्म हुई वो काउंट करेगा वोट्स कास्ट कितने थे एंड अनब्लॉक द वोट्स कास्ट जो ई वोटिंग से है। और दो विटनेसेस जो कि कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, उनके सामने ये जो वोट्स हैं वो काउंट होंगे। उसके बाद क्या है, इन नॉट लेटर दैन 3 days फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ मीटिंग, उसने अपनी रिपोर्ट देनी है, जो हमने पहले ही देखा है। चेयरमैन और पर्सन ऑथोराइज बाय हिम इन राइटिंग शैल डिक्लेयर द रिजल्ट, जो भी ऑथोराइज पर्सन है वो रिजल्ट को डिक्लेयर करेगा। अब रिजल्ट जो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ऑफ ऑल। ध्यान से सुनना, जो रिजल्ट है वो कहाँ कहाँ, पहले तो रिजल्ट में क्या क्या लिखना है, टोटल वोट्स कास्ट, ठीक है, द नंबर ऑफ वोट्स कास्ट फॉर, अगेंस्ट, इनवैलिड वोट्स, ये सारी चीजें आपने डिस्प्ले करनी है नोटिस बोर्ड ऑफ द कंपनी एट द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड हेड ऑफिस एज वेल एज कॉर्पोरेट ऑफिस इफ एनी सच ऑफिस इज सिचुएटेड एल्सवेयर। तो हर जगह पे इसे डिस्प्ले करना, एंड ऑल्सो ऑन द वेबसाइट, और वेबसाइट पे भी जरूर डिस्प्ले करना है। तो कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें, टोटल वोट्स, वोट्स कास्ट इन फेवर, वोट्स कास्ट अगेंस्ट एंड इनवैलिड वोट्स, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये चारों चीज़ें मिला के नोटिस बोर्ड पे लगेगा। और नोटिस बोर्ड भी कहाँ का, हेड ऑफिस का नोटिस बोर्ड, ठीक है, आप यहाँ पे देख लोगे रजिस्टर्ड ऑफिस का नोटिस बोर्ड, हेड ऑफिस का नोटिस बोर्ड और कॉर्पोरेट ऑफिस का नोटिस बोर्ड। फिर जो स्क्रूटनाइजर की रजिस्टर है, रिपोर्ट है, वो सारी चीज़ें कंपनी सेक्रेटरी की कस्टडी में चली जाएंगी। मैनर इन विच मेंबर्स हैव कास्ट देयर वोट, वो सारी चीज़ें सीक्रेट रहेगी, उसे लीक आउट नहीं करना है, टिल द वोट्स आर कास्ट इन द जनरल मीटिंग। जब तक वो नहीं हो जाता तब तक आपने नहीं बताना। अगर रिक्विजिट नंबर फेवर में है तो फेवर में डिसीजन आ जाएगा। द रिजल्ट्स डिक्लेयर शैल बी प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, head office and corporate office, registered office, head office and corporate office. In case of companies whose equity shares are listed on the recognized stock exchange, the company shall simultaneously, अगर कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, सिर्फ इक्विटी शेयर्स की बात हो रही है, वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड है, तो उस केस में उसे स्टॉक एक्सचेंज को भी यू नो द कंपनी शल साइमल्टेनियसली रिजल्ट्स जो है वो फॉरवर्ड करने पड़ेंगे टू द स्टॉक एक्सचेंज। रिजल्ट्स जो है वो फॉरवर्ड करने पड़ेंगे। एंड एज पर सेबी, जो कि लिस्टेड कंपनीज पे लगती है, सेबी ये कहता है द लिस्टेड एंटिटी शैल प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ रिमोट ई वोटिंग, उन्हें जरूर प्रोवाइड करनी है लिस्टेड एंटिटी, इट्स अ मस्ट। एंड ई वोटिंग फैसिलिटी जो है वो शेयर होल्डर्स को दी जाती है। एंड द लिस्टेड कंपनी shall submit to the stock exchange within 2 working days the conclusion of general meeting, यानी कि जनरल मीटिंग में क्या हुआ था वो उन्हें स्टॉक एक्सचेंज के पास फर्निश करना है। तो इस तरीके से आपने याद रखना है, छोटी छोटी चीजें या जो पॉइंट्स है उसे आप अंडरलाइन कर सकते हो, अंडरलाइन करके याद रख सकते हो, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू पोस्टल बैलेट। अब क्या है, पोस्टल बैलेट, ई वोटिंग, ये मोर और लेस सेम है, बस थोड़ी थोड़ी चेंजेस है। बिकॉज पोस्टल बैलेट एज द नेम सजेस्ट, एक पोस्ट होती है, वो घर पे जाता है, रेजोल्यूशन वगैरह वो वोट करता है, और अंदर ही दूसरा एनवलप होता है जिसमें शेयर होल्डर डाल के उसे वापस से पोस्ट कर देता है। तो फर्स्टली नोटिस टू ऑल शेयर होल्डर, कंपनी जो है नोटिस भेजेगी अलोंग विद द, अब ये जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है ये नोटिस के साथ ही जाता है, एक्सप्लेनिंग द रीजंस कि कैसे है, क्यों है, और वोट करके उसे वापस भेज दे, राइट, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days। तो सबसे पहले तो ये चीज जाननी जरूरी है कि पोस्टल बैलेट में जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है वो 30 days का होता है। अगेन मोड वही सेम है, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, कोरियर
courier means same. Publishing of advertisement, अब यहाँ पे क्या है ना, मैंने अलग अलग लिखा है लेकिन आप ये देखोगे बहुत सारी चीज़ें सेम है. अगेन पब्लिशिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल वैसे ही इंग्लिश में वर्नैकुलर में वैसे ही करना है. स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें लिखनी है. अ स्टेटमेंट टू द इफेक्ट दैट बिजनेस इज टू बी ट्रांजैक्टेड, कंप्लीशन ऑफ डिस्पैच, कमेंसमेंट ऑफ वोटिंग, एंड ऑफ वोटिंग, एंड स्टेटमेंट दैट एनी पोस्टल बैलेट फ्रॉम रिसीव्ड आफ्टर 30 days इज नॉट टू बी कंसिडर्ड वैलिड. तो ये सारी चीज़ें जो है, ये मैटर्स जो है एडवर्टाइजमेंट में लिखने बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता चल जाए. राइट. देन अ स्टेटमेंट टू द इफेक्ट दैट हु हैव नॉट रिसीव्ड द पोस्टल बैलेट, हाँ वो दोबारा डुप्लीकेट मंगवा सकते हैं. कॉन्टैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए उस पर्सन की जहाँ पे उसे ग्रीवेंस बताया जा सके. डेट टाइम वेन्यू ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड लिंक जो है वो सारी वेबसाइट पे होना चाहिए. वेबसाइट का जो लिंक है वो नोटिस में होना चाहिए. नोटिस वेबसाइट पे भी रखना है, कंपनी के भी, एजेंसी के भी. फिर वही बात आ गई, स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करना है, सीए इन प्रैक्टिस, सीएस इन प्रैक्टिस, सीएम इन प्रैक्टिस, एडवोकेट इन प्रैक्टिस. सेम चीज. जो सेफ कस्टडी है, दे शुड बी केप्ट इन द सेफ कस्टडी एंड आफ्टर द रिसीट ऑफ असेंट डिसेंट इन राइटिंग ऑफ अ पोस्टल बैलेट नो पर्सन शैल डीफेज और डिस्ट्रॉय द बैलेट पेपर. उसे खराब नहीं करना है. राइट. सबमिशन ऑफ रिपोर्ट टू द स्क्रूटनाइजर, अब यहाँ पे आती है नॉट लेस लेटर देन 7 days. बस यहाँ पे छोटी छोटी डिफरेंसेस है. जब हमने ई वोटिंग किया था तब हमने क्या कहा था कि वो अपनी रिपोर्ट जो है, स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट है, वो नॉट लेस देन 3 days दे देगा, बिकॉज ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिकली काउंट करने हैं, सारी टेक्नोलॉजी है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. पर वही हम पोस्टल बैलेट की बात करते हैं तो वहाँ पे अगर हम बात करते हैं दिस सबमिशन ऑफ स्क्रूटनाइजर को, अगर रिपोर्ट सबमिट करनी है, स्क्रूटनाइजर्स रिपोर्ट, तो दिस इज नॉट लेस देन 7 days. इस तरीके से आप लिख सकते हो. इससे आपको याद बहुत आसानी से हो जाएगा. एक प्रोसीजर याद करना है और सारे प्रोसीजर समझ आ जाएंगे. मेंटेन करना है रजिस्टर, बिल्कुल अच्छे से मेंटेन करना है. प्रेजर्वेशन ऑफ पोस्टल बैलेट्स, तो पोस्टल बैलेट जो है उसे प्रिजर्व करना पड़ता है, इंक्लूडिंग द वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन. सेफ कस्टडी में होना चाहिए. राइट. टिल द चेयरमैन साइंस, अप्रूव्स एंड साइंस द मिनट्स, scrutinizer shall return the ballot papers and other related papers or registered and who shall preserve it. तो बाद में कंपनी जो से प्रिजर्व कर लेगी. रिप्लाई फॉर मेंबर्स, दिस दे से दैट असेंट और डिसेंट अगर 30 days के बाद है फिर तो हम उसे कंसिडर नहीं करते. डेक्लेरेशन बिल्कुल वेबसाइट पे डालनी है. रेजोल्यूशन डीम टू बी पास इन जनरल मीटिंग. नाउ हियर वी से, चाहे हम पोस्टल बैलेट से कर रहे हैं लेकिन हम यही मानेंगे, यही डीम करेंगे कि वो जनरल मीटिंग में ही पास हुई और रूल 20 जो है वो एप्लीकेबल है. सो आई वुड सजेस्ट यू, जैसे पॉइंट आता है, स्क्रूटनाइजर वाला पॉइंट आया, एडवर्टाइजमेंट वाला पॉइंट आया, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर वाला पॉइंट आया, प्रेजर्वेशन का पॉइंट आया, जहाँ जहाँ पे आपको पॉइंट्स सिमिलर लगते हैं उन्हें अंडरलाइन कर लिया करो ताकि आगे चल के आपको हर एक प्रोसीजर बार बार ना पढ़ना पड़े. दिस इज द होल ट्रिक बिहाइंड इट. सो नाउ स्टार्टिंग विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स जिससे एक्चुअली बच्चे डरते हैं, जो कि डायरेक्टर्स चैप्टर में से है. आई हैव ट्राइड टू कवर मोस्ट ऑफ द प्रोसीजर्स, बट अगेन आई वुड रिपीट कि जो डायरेक्टर्स चैप्टर के प्रोसीजर्स हैं, मैंने कई बार बताया है कि इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. दे आर वेरी वेरी इजी. जस्ट आपका जो बेस है वो आपको ये पता होना चाहिए कि जो डायरेक्टर है वो किस टाइप का है. उसकी जो एक होती है, एक एक्सप्लेनेशन होती है, वो पता होनी चाहिए. अगर आपको वो पता है, यू कैन इजिली राइट द प्रोसीजर्स. राइट. अब यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स. तो आपको पता होना चाहिए कि जो लिस्टेड कंपनी है उसमें एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो स्मॉल शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया. अब स्मॉल शेयर होल्डर कौन होते हैं? दे आर द शेयर होल्डर्स हु होल्ड शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू. ऑलवेज रिमेंबर, इट इज नॉमिनल वैल्यू ऑफ नॉट मोर देन 20,000 रुपीज. नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू भी जिससे हम कहते हैं वो होनी चाहिए, ना कि जो एक्चुअल वैल्यू, जिसकी जिन शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू 20,000 है, अगर वो शेयर्स किसी ने होल्ड किए हैं तो वही स्मॉल शेयर होल्डर कहलाता है. देन वही आगे जो है इस डायरेक्टरशिप में पार्टिसिपेट करता है. फर्स्ट इज अ लिस्टेड कंपनी में अपॉन नोटिस ऑफ. अब ये सारी जो चीज़ें हैं, सबसे पहले हर एक प्रोसीजर में जब हम डायरेक्टर का प्रोसीजर करते हैं, हम उस डायरेक्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. तो जब आप टॉपिक पढ़ते हो सेक्शन 151 में, वहाँ पे जो जो चीज़ें लिखी गई हैं स्मॉल शेयर होल्डर्स के बारे में, सबसे पहले उन्होंने वही चीज़ें बता दी. सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि लिस्टेड कंपनी अपॉन नोटिस, ये नोटिस आना चाहिए 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ सच टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर्स विच एवर इज लोअर, जो है वहां से नोटिस आना चाहिए. तभी जो है ये
अपॉइंटमेंट हो पाएगी, राइट। तो सबसे पहली बात है कि ये जो एप्लीकेशन है वो मेंबर्स की तरफ से आनी चाहिए, स्मॉल शेयर होल्डर्स की तरफ से आनी चाहिए, 1,000 small shareholders और 1/10 of the total number of such shareholders whichever is lower. Secondly, small shareholders intending to propose a person as a candidate, वो किसे प्रपोज करना चाहते हैं वो भी उन्हें उस नोटिस के साथ बताना है, और इंटेंशन बताना है एटलीस्ट 14 days बिफोर द मीटिंग। अब कहीं पे भी कैंडिडेचर की बात आती है ना, कहीं पे भी कि हमें कैंडिडेचर अनाउंस करना है, कुछ करना है, हमेशा उसकी जो आई वुड से उसका जो एक्सप्रेशन होता है, उसका जो इंटेंशन होता है वो नॉट एटलीस्ट 14 days बिफोर द मीटिंग होता ही होता है। थर्ड थिंग इज notice shall be accompanied by the statement of proposed director stating his din that he is not disqualified and his consent। अब ये एक और चीज आ गई, जब भी आप स्टडी मटेरियल पढ़ोगे वहाँ पे आपको प्रोसीजर्स में ना सब में अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, लेकिन एज अ टीचर आई ऑलवेज से कि आपको किसी भी डायरेक्टर का प्रोसीजर लिखने मिल आ जाए, तीन चीज़ें आपने ज़रूर लिखनी है कि पहली चीज़ उस डायरेक्टर के पास डेन होना चाहिए, दूसरी चीज़ उसका कॉन्सेंट ऑब्टेन करना है, और तीसरी चीज़ ये चेक करना है, उससे डेक्लरेशन लेनी है कि वो डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है। आपसे एक ही पॉइंट में लिख सकते हो, आपसे अलग अलग पॉइंट्स में लिख सकते हो, नॉट अ बिग डील। और ये तीनों चीज़ें हर टाइप ऑफ डायरेक्टर से ली जाती है, ठीक है। ये जानना कि उसके पास डेन है या नहीं इज इंपॉर्टेंट, उसकी कॉन्सेंट लेना इज अगेन इंपॉर्टेंट, एंड ये चेक करना कि वो डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है, इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो अगर पेपर में प्रोसीजर आता है तो आपने ये तीन चीज़ें ज़रूर लिखनी है। नेक्स्ट इज वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब कोई भी डायरेक्टर की प्रोसीजर में ना ये बात आप ज़रूर लिख दो कि ये डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है ओनली व्हेन, अगर वो सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 एंड 7 को जो है कंप्लाई करता है। तो अब 6 और 7 सब सेक्शंस में क्या है, 149 सबसेक्शन 6 डील करता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जहां वो बताता है कि उसकी खुद का कितना पिक्यूनरी इंटरेस्ट अलाउड है, कितना नहीं है, रिलेटिव का कितना अलाउड है, कितना नहीं है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो वो है 149(6) और 149(7) है जहाँ पे वो खुद ही डिक्लेरेशन देता है कि मैं एलिजिबल हूँ। तो अगर जो जो ये डायरेक्टर है वो ये दोनों चीज़ें कंप्लाई करता है तो डेफिनेटली वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाएगा। Ensure that the proposed director shall not hold the position of small shareholder director in more than two companies at a time। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर में ना छोटी छोटी ट्रिकी चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। अब ये जो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर ये एक टाइम पे, अगेन आई एम रिपीटिंग, एक टाइम पे ये दो कंपनीज से ज़्यादा कंपनीज में स्मॉल शेयर होल्डर नहीं बन सकता, यानी कि एट अ टाइम ये दो ही कंपनीज में स्मॉल शेयर होल्डर बन सकता है। बट यहाँ पे भी आके एक क्लॉज आ जाता है कि जब वो एक कंपनी का, ऑलरेडी पहले तो एक ही कंपनी का बनेगा ना, एक कंपनी का स्मॉल शेयर होल्डर है, जब वो दूसरी कंपनी का स्मॉल शेयर होल्डर बनने लगेगा ही वुड हैव टू चेक कि कहीं इस कंपनी का कन्फ्लिक्ट तो नहीं है पहली कंपनी से। अगर ऐसा कुछ भी है तो वो उस कंपनी में जाके एज स्मॉल शेयर होल्डर अपॉइंट नहीं होगा, provided that the second company in which he has been appointed shall not be in a business competing or in conflict with the business of the first company, यानी कि competitors या conflicting business नहीं होना चाहिए। other than that किसी भी एक टाइम पे दो कंपनीज में एक स्मॉल शेयर होल्डर लग सकता है। then of course he shall not retire by rotation। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, पर बहुत सिंपल चीज़ है, जिनका स्पेसिफिक टेन्योर होता है, जो स्मॉल शेयर होल्डर इसका कंटिन्यूअस टेन्योर रहता है 3 years, जितने भी डायरेक्टर्स जिनका कंटिन्यूस टेन्योर होता है वो कभी भी रोटेशन से रिटायर नहीं करते। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर स्मॉल शेयर होल्डर्स की रीअपॉइंटमेंट भी नहीं होती, राइट। एंड व्हेन दे सीज टू बी अ स्मॉल शेयर होल्डर ऑटोमेटिकली दे सीज टू बी अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अब अगर आपके पास बुक होगी तो आप देखोगे कि यहाँ तक तो आपने तभी पढ़ लिया था जब आपने स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का टॉपिक सबसे पहले पढ़ा था। तो तभी मैं कहती हूँ प्रोसीजर में आधी बातें तो सिर्फ डायरेक्टर को एक्सप्लेन करने में ही लग जाती है कि ये है ये वो है, वही चीज़ें आपने लिख दी। उसके बाद आपने लिखना है फॉर्म विच इज़ DIR 12, डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, सीज हो रहा है, रिमूव हो रहा है, रिजाइन हो रहा है, जो भी है DIR 12। हाँ, यहाँ पे कंपनी DIR 12 जो है विद इन 30 days ऑफ अपॉइंटमेंट जो है ROC के पास फाइल कर देगी। ऑफकोर्स फॉर्म है, ये डिजिटली साइंड होना चाहिए। और DIR 12 की अटैचमेंट्स आप एक ही जगह पे लर्न कर लो, अगेन एंड अगेन ऐसे यहाँ पे एक ही जगह पे क्या क्या अटैचमेंट्स लगती है, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, declaration by the first director, declaration of the appointee director interest other entities। और अगर लिस्टेड कंपनी है तो प्लीज़ जो पर्टिकुलर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज को ज़रूर बता दो, एंड द पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड अदर सेक्शन 170 एंड 189 में ज़रूर
अपडेट कर दो एंड आफ्टर द अपॉइंटमेंट इन्फॉर्म कर दो बाकी कंपनीज में जहां वो ऑलरेडी डायरेक्टर है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड प्रोसीजर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स वेरी वेरी सिंपल, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे इससे डरते हैं। तो प्रोसीजर में इसमें है क्या? फर्स्ट चीज़ आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है अबाउट द टाइप ऑफ डायरेक्टर, वो कौन सा डायरेक्टर है, वो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर है, वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है, वो एडिशनल डायरेक्टर, जो भी है उसे अच्छे से दिल से एक्सप्लेन करो। फिर आपने पेंशन करना है फॉर्म। अब हर एक जगह पे आपने DIR-12 फॉर्म मेंशन करना है। इससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, अटैचमेंट्स चाहिए, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। थर्डली, जब आपने ये सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया ना, उसके बाद आपने बताना है कि अगर कंपनी लिस्टेड है तो आपने स्टॉक एक्सचेंज को भी अपनी सारी खबरें देती रहना है। फोर्थली, कंपनी में जो भी चेंजेस आए, जो भी अपडेशंस आए, वो जो रजिस्टर्स हम मेंटेन करते हैं 170 एंड 189 में, उन्हें जो है अपडेट कर दिया जाए। एंड लास्ट पॉइंट इज दैट जब वो, या तो चलो अपॉइंटमेंट की बात है कि बाकियों को इन्फॉर्म कर देना है, अदरवाइज दीज आर द फर्स्ट 4 मेजर पॉइंट्स जिन्हें आप और इलेबोरेट कर सकते हो, राइट। मैं ये नहीं कह रही कि यहीं पे स्टक रहना है, लेकिन जो बहुत सारे बच्चे से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि हम क्या लिखेंगे, ये 4 पॉइंट्स, राइट। इनफैक्ट लिविंग दिस पॉइंट, ये छोड़ भी दोगे तो भी ये जो 4 पॉइंट्स हैं दे आर मोर देन इनफ। आप यहाँ पे नोट डाउन भी कर सकते हो। सबसे पहले आपने टाइप ऑफ डायरेक्टर को एक्सप्लेन करना है। अब DIR-12 तो सारे डायरेक्टर्स में ही जाता है। अगर लिस्टेड कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज को जरूर बताना है, उन्हें कुछ भी बताए बिना लिस्टेड कंपनीज का काम नहीं चल सकता है। एंड देन 170 एंड 189 में जो रजिस्टर्स मेंटेन हमने किए हैं उन्हें अपडेट करना है। उसके बाद बारी आती है रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर इन एन एनुअल जनरल मीटिंग। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए ना। फर्स्ट चीज़, एज एसरटेन द डायरेक्टर्स जो कि रिटायरिंग बाय रोटेशन होगी। इसके ऊपर लास्ट टू लास्ट टाइम में शायद अच्छा बढ़िया क्वेश्चन आया था जिसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, तभी मैं बताती रहती हूँ कि हु कैन रिटायर बाय रोटेशन एंड हु कैन नॉट रिटायर बाय रोटेशन। तो जनरल प्रिंसिपल ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन, जो पहले आया है वही सबसे पहले बाहर जाएगा, जो पहले का आया हुआ है वही सबसे पहले रिटायर होगा। आप फीफो याद कर लो, आपको याद रह जाएगा, राइट। ये चेक करना है जो रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर रीअपॉइंटमेंट। अगर आप उसे ही रीअपॉइंट कर रहे हो तो फिर आपको उसे चेक करना पड़ेगा, उसकी कॉन्सेंट लेनी पड़ेगी। कन्वीन अ बोर्ड मीटिंग आफ्टर गिविंग नोटिस टू ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, राइट, इन अकॉर्डेंस। कैसे देनी है, टाइम, प्लेस, एजेंडा क्या है। नोटिस जो है वो 21 क्लियर डेज में पहुंच जाना चाहिए। AGM होल्ड करो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सॉरी, AGM होल्ड करो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो, एंड दैट्स इट, राइट। तो ये रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर है। एक्चुअली जो जाता हुआ डायरेक्टर है उसे रीअपॉइंट करना है, नो प्रॉब्लम, आप उसे रीअपॉइंट कर सकते हो, उससे डेन ले लो, कॉन्सेंट ले लो, बोर्ड मीटिंग हेल्ड कर लो, एंड दैट्स इट, वेरी वेरी सिंपल। मूविंग अहेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर अदर दैन रिटायरिंग डायरेक्टर। देखो, हम रिटायरिंग डायरेक्टर की बात करते हैं तो ज्यादा कुछ करने वाला नहीं है, लेकिन हम अदर दैन रिटायरिंग डायरेक्टर की बात करते हैं तो कुछ प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले वो अपनी डायरेक्टरशिप अनाउंस करेगा इन नॉट लेस दैन 14 डेज। मैंने आपको पहले ही बोला था, कहीं पे भी कैंडिडेचर की बात आती है, डायरेक्टरशिप बताने की बात आती है, तो 14 डेज बिफोर द मीटिंग हम कहते हैं। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिपॉजिट, अब यहाँ पे कुछ भी फ्री में नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे डिपॉजिट करवाना पड़ेगा उसे 1 लाख रुपीज का। यानी कि अगर आप ये कहते हो अदर दैन रिटायरिंग डायरेक्टर है, ठीक है, कोई भी पर्सन जो है वो अपॉइंट हो रहा है एंड ही इज अदर दैन रिटायरिंग डायरेक्टर, तो उस केस में उसे अपनी कैंडिडेचर अनाउंस करनी पड़ेगी 14 डेज बिफोर द मीटिंग। लेकिन ये कैंडिडेचर फ्री में नहीं होगी, खाली नहीं होगी, उसके साथ आपको 1 लाख का डिपॉजिट देना पड़ेगा। अगर निधि कंपनी है तो चलो 10,000 से भी चल जाएगा, लेकिन 1 लाख का डिपॉजिट आपको देना पड़ेगा। ये 1 लाख का डिपॉजिट वापस कब होगा? ये 1 लाख का डिपॉजिट तब वापस होगा इफ दैट पर्सन इज अपॉइंटेड। अगर तो वो अपॉइंट ही हो गया तो पूरा का पूरा वापस हो जाएगा। और ही हैज रिसीव्ड मोर देन 25% ऑफ वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स, देखो वैलिड और इनवैलिड की यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू मानी जाती है, तो इसीलिए मोर देन 25% ऑफ वैलिड वोट्स जिसे मिलते हैं उसे भी ये 1 लाख वापस हो जाएगा। और अपॉइंटेड को तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि अपॉइंटेड डायरेक्टर को भी जो मतलब कि ये 1 लाख वापस करो, बाकी की जो है वो कंपनी फोरफीट कर लेगी। तो पहले ये कुछ चीज़ है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, एडिशनल पॉइंट आता है, ये जो पैसे की बात कर रहे हैं, ये जो डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, अगर पर्सन रिकमेंडेड बाय NRC है,
या फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो वहां उसे डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो वहां डिपॉजिट नहीं देना। अगर एनआरसी ने रेकमेंड किया, इस पे मैं बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे जॉब की जरूरत है, राइट, या मैं किसी कंपनी में जाना चाहती हूँ, आई कॉल देम एंड आई से आई वांट टू बी अ डायरेक्टर एंड दे विल से ओके ठीक है आप अप्लाई कर दो, साथ में 1 लाख रुपया लेके आ जाना, ठीक है। ऑन द अदर हैंड कंपनी मुझे कॉल करके कह रही है दैट वी वांट यू ऑन आवर बोर्ड, विल आई पे द मनी? नो। बस यही फर्क है। अगर तो पर्सन खुद जाके अपॉइंट होना चाहता है तो डिपॉजिट देना पड़ेगा, लेकिन अगर नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी आपका नाम रेफर करती है उस केस में किसी भी डिपॉजिट की जरूरत नहीं है, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी डिपॉजिट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है डिपॉजिट की अगर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या फिर अ डायरेक्टर रिकमेंडेड बाय एनआरसी। तो इस पर्सन ने क्या करना है, अब उसने नोटिस दे दिया। जैसे ही नोटिस मिला कंपनी जो है सारे मेंबर्स को इन्फॉर्म कर देगी, फॉर नॉट लेस देन 7 डेज जो है नोटिस सर्कुलेट कर देगी। जहां पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कभी कभी शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा डिस्पर्स्ड होते हैं पूरे इंडिया में, और जहां पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वहां पे आप न्यूज़पेपर में छपवा दो, राइट, इन नॉट लेस देन 7 डेज। ऑफ कोर्स इंग्लिश वर्नाक्यूलर एंड वाइड सर्कुलेशन, इंग्लिश वर्नाक्यूलर एंड वाइड सर्कुलेशन। और अगर लिस्टेड कंपनी है तो प्लीज स्टॉक एक्सचेंज को अपनी सारी खबरें देते रहो। जो भी पर्सन आप अपॉइंट कर रहे हो देखो उसके पास डेन है या नहीं, उसका कॉन्सेंट ले लो, देखो कॉन्सेंट, डेन और डेक्लेरेशन ले लो। तो ये कुछ चीजें हैं, डेन, कॉन्सेंट, डेक्लेरेशन, जो रेपिटेटिवली यूज हो रही है, ठीक है। तो इतना भी आप समझ जाओगे, यू विल बी इजिली एबल टू राइट द प्रोसीजर्स एज वेल। एट द जनरल मीटिंग द मोशन टू अपॉइंट अ person other than the retiring director will be taken up. When more than one proposals are to be decided, then they are to be discussed one by one and decision to be arrived at each proposal. तो वही चीज़ है जिसे हम कहते हैं सेपरेट रेजोल्यूशन आपने लेने, वही ये कह रहे हैं। ऑफकोर्स लिस्टेड कंपनी तो जनरल मीटिंग को बता दो। इन केस पर्सन इज अ डायरेक्टर तो ही शैल बी रिफंड, अगर अपॉइंट हो गया तो 1 लाख उसे मिल जाएगा। एंड DIR 12, अगेन DIR 12 जो फाइल करना है, ये सारी अटैचमेंट्स है लिस्टेड कंपनी, तो लिस्टेड कंपनी को बताना है 170 189 में अपडेशंस करनी है एंड अपॉइंटमेंट। तो सेम पॉइंट्स जो है आपने पिक करने हैं, राइट। प्रोसीजर्स में कितना ही अलग होता है, देखो अब आप देखो मेजॉरिटी पॉइंट सेम है, एक दो को छोड़ के सारे पॉइंट्स सेम है। वहीं पे हम बात करते हैं बोर्ड की। अब क्या होता है, कुछ डायरेक्टर्स जो है, वैसे तो देखो यूनिवर्सली शेयर होल्डर्स ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन बोर्ड वाला जो सेक्शन आता है वो आता है 161 सबसेक्शन 1। तो सब सॉरी, तो वो आता है सेक्शन 161। यहीं पे हम सबसेक्शन 1 की बात करें तो उसमें हम डील करते हैं एडिशनल डायरेक्टर से। सबसेक्शन 2 की बात करें तो उसमें हम डील करते हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर से। सबसेक्शन 3 की बात करें तो इसमें हम डील करते हैं नॉमिनल डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर से, सॉरी। और 4 की बात करें तो डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड इन कैजुअल वैकेंसी। तो ये एक एक्सेप्शन है टू द फैक्ट कि जो डायरेक्टर्स हैं वो शेयर होल्डर्स ही अपॉइंट करते हैं। ये 4 तरीके के डायरेक्टर्स हैं जो बोर्ड अपॉइंट करता है। कुछ नहीं करना, इनके टाइप को एक्सप्लेन करना है। अब हर जगह पे हम जनरल मीटिंग होल्ड करा रहे थे, यहाँ बोर्ड मीटिंग होल्ड करानी है, DIR 12 फाइल करना, और बाकी सारा प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। भले ही आप स्कैनर भी रेफर करोगे ना, आप देखोगे कि शुरुआत में उस डायरेक्टर को एक्सप्लेन किया जाता है, फिर ऑफकोर्स DIR 12 आ जाता है, और फिर वही चीज़ें सेम के अपडेट कर देना, वो सारी रेपिटेटिव चीज़ें जो है आ जाती है, राइट। सो इट इज़ वेरी वेरी ईजी टू रिमेंबर द प्रोसीजर। यहीं पे अगर हम रिमूवल की बात करते हैं, बिल्कुल से रिमूव किया जा सकता है। स्पेशल नोटिस फ्रॉम अ मेंबर ऑफ द कंपनी प्रपोजिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल नोटिस पास होगा। ये स्पेशल नोटिस जो है वो उस डायरेक्टर को भी देना है जो कि प्रपोज टू बी रिमूव्ड है। अब यहाँ पे क्या है, जनरल मीटिंग कॉल होगी, ठीक है। नोटिस जो है वो 21 क्लियर डेज में चला जाएगा। नोटिस में आपने पूरे फैक्ट्स बताने हैं कि आप उसे क्यों रिमूव कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि बस मन कर रहा है तो रिमूव कर रहे हो, क्या क्या इसमें रीजन है। अब उसके ऊपर, ठीक है, उसके पास चांस होता है रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है। अगर आप किसी में डायरेक्टर को रिमूव कर रहे हो तो उसके पास ये मौका होता है कि वो खुद को रिप्रेजेंट कर पाए, अपना, आई वुड से अपना साइड रख पाए, अपना पक्ष रख पाए। लेकिन अगर बहुत लेट मिलती है तो डेफिनेटली इट कुड बी सेंड टू द मेंबर्स, राइट, उसे सर्कुलेट करवाया जा सकता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, ये
कहीं पे भी आई वुड रिपीट, कहीं पे भी ये पॉइंट आता है कि इस पर्सन को बोलने का मौका देना है, इस पर्सन को खुद को रिप्रेजेंट करने का मौका देना है। अपनी ये चीज़ याद रखनी है कि कोई भी पर्सन, इवन कंपनी जाके या कोई और पर्सन जाके एनसीएलटी को ये बोल सकता है दैट टू स्टॉप द प्रेजेंटेशन। कैन एनसीएलटी स्टॉप द प्रेजेंटेशन? यस। अगर एनसीएलटी को लगता है कि ये प्रेजेंटेशन जो हो रही है दैट इज एक्चुअली टू डिस्पेंस विद सेंडिंग अ कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर नीडलेस पब्लिसिटी फॉर डिफेमेटरी मैटर, यानी कि नीडलेस, क्योंकि उसे ये तो पता चल जाएगा कि अब मुझे तो ये निकाल ही देंगे, तो नीडलेस पब्लिसिटी के लिए ये यूज किया जा सकता है। तो एनसीएलटी को अगर आप लिख के दोगे तो एनसीएलटी से रोक सकती है, नो मैटर व्हाट, राइट। देन आप जनरल मीटिंग होल्ड करो लिस्टेड कंपनी, तो 24 आवर्स के अंदर अंदर उन्हें बता दो, DIR-12 फाइल करो। हाँ, इसके अटैचमेंट्स चेंज हो जाएंगे। जब अपॉइंटमेंट की थी तो अटैचमेंट्स कुछ और थे, रिमूवल में अटैचमेंट्स कुछ और है, ठीक है। डिजिटली साइन करना है और फिर वही चीजें सेम सेम। तो आपने हर एक प्रोसीजर में ये देखना है कि इसमें नया क्या है, इसमें डिफरेंट क्या है। अदरवाइज ट्रस्ट मी, सारे ही प्रोसीजर्स एक जैसे हैं, राइट। मूविंग अहेड टू प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ MD, WTT एंड मैनेजर। MD, WTT एंड मैनेजर, तो ये बहुत अच्छा चार्ट है, ये स्टडी मटेरियल से लिया गया चार्ट है, सोर्स है स्टडी मटेरियल। तो किस तरीके से कहते हैं कि अगर MD, WTT या मैनेजर को अपॉइंट करें, सबसे पहले बोर्ड मीटिंग हेल्ड करो, ठीक है, जहाँ पे हम फर्दर डिसाइड करेंगे कि जनरल मीटिंग में क्या क्या चीज़ें डिस्कस होंगी। पोस्ट बोर्ड मीटिंग जनरल मीटिंग हेल्ड करो ऑफ कोर्स रेजोल्यूशन पास कराने के लिए। यहाँ पे एक चीज़ आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। अगर एक ना शेड्यूल दिया है एक्ट के पीछे, जो है शेड्यूल 5, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5 रादर। अगर तो आप पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5 को कंप्लाई करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोर्ड मीटिंग करो, जनरल मीटिंग करो और रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट फाइल कर दो, DIR-12 फाइल करो, वो सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप इससे वेरी करते हो, अगर आप उससे थोड़ा डिफरेंट करते हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है या एक्ट कहता है, उस केस में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, राइट। अगर आप पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5 से ऑल्टर होते हो, डेविएट करते हो, इधर उधर चेंज होते हो, राइट, फॉर दैट मैटर, इसका ये मतलब है कि आप उसको कंप्लाई नहीं कर रहे हो, उसमें जो चीज़ें लिखी ये नहीं होनी चाहिए, आप वो चीज़ कर रहे हो, तो उस केस में वो हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे अब तक हम पढ़ते हैं DIR-12, यहाँ पे एक और फॉर्म ऐड हो जाता है, MAR-1, विच इज रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है। ये अपॉइंटमेंट के 60 डेज में जो है MR-1 वो फाइल करना पड़ता है। तो दिस से कन्वीन एंड होल्ड अ बोर्ड मीटिंग, टेक द डिसीजन, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन, अप्रूव द ड्राफ्ट अग्रीमेंट, फिक्स डेट टाइम वेन्यू ऑफ अ जनरल मीटिंग, देन अप्रूव द नोटिस, फिर आप नोटिस भेजो, फिर जो ऑथराइज करो कंपनी सेक्रेटरी को टू इशू द नोटिस, मीटिंग हेल्ड करो, एंड पास द अप्रूविंग अपॉइंटमेंट, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, रेजोल्यूशन पास करो। इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ MD, WTT इन अकॉर्डेंस विद दिस, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उससे अलग है फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। फॉर गेटिंग द अप्रूवल कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, जैसे कि 201 में गिवन है, द कंपनी विल हैव टू गिव अ जनरल नोटिस देना पड़ेगा इन एटलीस्ट वंस इन प्रिंसिपल लैंग्वेज इन द डिस्ट्रिक्ट, आपको वो डिस्ट्रीब्यूट करवाना पड़ेगा। कंपनी शैल अटैच द कॉपी ऑफ दिस नोटिस along with the certificate as to the due publication. The application shall be filed electronically in MR2। तो एक्चुअली ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेते हो तो आपको MR2 भी फाइल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने कितने फॉर्म्स देखे शुरुआत में, DIR-12 देखा, ठीक है। यहाँ पे आपने DIR-12 तो है ही, साथ में MR-1 भी है, ठीक है। MR-1 में क्या है, MR-1 में एक्चुअली आपने ये देखना है कि MR-1 इज बेसिकली रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ MD, WT, उसका जो रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट है वो MR-1 है। और MR-2 जो है, MR-2 इज जब सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़े अगर आपकी जो टर्म्स है वो वेरी करती हैं फ्रॉम द पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5। तो इस तरीके से आपने याद रखना है। अब जो एप्लीकेशन है वो 90 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट में आपने फाइल कर देनी है। एग्जीक्यूट द अग्रीमेंट एज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड विद द MD, मेक नेसेसरी एंट्रीज इन द रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स एंड फाइल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है। ROC के पास अब MD, WTD और डायरेक्टर के केस में कितने डॉक्यूमेंट जाएंगे, सबसे पहले जाएगा MR-1, ठीक है। MR-1 की ये सारी मैंडेटरी, MR-1 क्या है, रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, WTT और मैनेजर, रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है। इसके अटैचमेंट्स क्या है, कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, कॉपी ऑफ शेयर होल्डर्स, कॉपी ऑफ लेटर ऑफ कॉन्सेंट, कॉपी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, ये सब। फिर ऑफकोर्स DIR-12 30 डेज में एंड MGT-14। तो ये आपने याद रखना है जहाँ पे हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ MD, WTD, मैनेजर। फाइलिंग में 3 फॉर्म्स आते हैं। सबसे पहले आता है MR-1 विच इज रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, WTT और दिस मैनेजर। फिर आता है DIR
DR12 में तो जो जनरल चीज़ें हैं वही आएंगी, NMGT 14, राइट। इसके अलावा बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स विच यू शुड गो थ्रू बिफोर गोइंग इन टू द एग्जाम, बिफोर सिटिंग इन टू द एग्जाम। और इसका जो लिंक है अगेन मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वहां से उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। नाउ मूविंग अहेड टू द टॉपिक ऑफ मिनट्स। अब जो मिनट्स का टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी इजी, बट ये बस ये है कि थोड़ा डिस्पर्स्ड है हर जगह पे, तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मिनट्स बोर्ड के हैं, जनरल मीटिंग के हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि चाहे मिनट्स बोर्ड के हो या जनरल मीटिंग के हो, एक ही सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन 118। तो ये पहले तो आप सेक्शन लर्न कर लो, सेक्शन 118, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 118। इसके बाद आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि जो मिनट्स में मेजर चीज़ें सेम है, बस थोड़े थोड़े वेरिएशंस हैं, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं जो इस नोट्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगेन यू कैन डाउनलोड द सेम फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ मिनट्स होते क्या है। मिनट्स बेसिकली डिसीजंस रिकॉर्डेड होते हैं, ठीक है। जो भी मीटिंग में जैसे एजेंडा जाता है, एजेंडा क्या होता है, जो बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड होता है, ठीक है। अब मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ, ठीक है, वो कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, उसे हम कहते हैं मिनट्स, ठीक है। जो भी डिसीजंस रिकॉर्ड होते हैं, सबसे पहले मेंटेनेंस इनकी कैसे करनी है, बुक्स में इन्हें रिकॉर्ड करना है, और ये बुक्स जो है वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट मीन सेपरेट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही मिनट बुक बना ली, उसमें बोर्ड की, उसमें कमेटी के, उसमें जनरल मीटिंग में, नहीं, अलग अलग जो है आपने मिनट्स बुक प्रिपेयर करनी है। अब कंपनी फिजिकल फॉर्म में भी कर सकती है, जैसे नॉर्मली कंपनीज करती हैं, आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो जाता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की बात करेंगे तो बस इस चीज़ का ध्यान देना है कि टाइम स्टैम्प ज़रूर लगाना है। टाइम स्टैम्प क्या होता है, टाइम स्टैम्प है जब भी आप कोई चीज़ उसमें ऐड करोगे, ऑल्टर करोगे, डिलीट करोगे, रिमूव करोगे, वो रिकॉर्ड होना चाहिए, वो टाइम रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि पता चले कि कहीं बाद में इसके साथ टेम्परिंग तो नहीं हुई है, राइट। तो ये फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। जस्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आपको टाइम स्टैम्प ऐड करवाना पड़ेगा, अपने सॉफ्टवेयर में टाइम स्टैम्प होना चाहिए। पेजेस जो है वो कंसेक्यूटिवली नंबर्ड होने चाहिए। मिनट्स में भी मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में टाइम स्टैम्प होनी चाहिए, जो बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। इसे पेस्ट या अटैच नहीं करना, इसकी प्रॉपर एक बुक बनानी है, और इसे टेम्पर तो बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस आता है, 8 पॉइंट एंड 9 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है। बाकी जो फर्स्ट 7 पॉइंट्स है वो सेम है, चाहे आप मिनट्स की बात करो, बोर्ड की, कमेटी की, जनरल मीटिंग की, ये सब सेम है। लेकिन अगर हम बात करें बाइंडिंग की, बाइंडिंग क्या होती है, कभी कभी कंपनीज लूज लीव पे जो है मिनट्स रिकॉर्ड करती है, और नॉर्मली ऐसा ही होता है, ठीक है, बिकॉज वो प्रिंट आउट होते हैं, ठीक है। अगर आप मैनुअली उसे प्रिजर्व कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, बुक थोड़ी छाप रहे हो, आपने उसे प्रिंट आउट किया और फिर उसे बाइंड करवाओगे। तो जो लूज लीव्स में हम प्रिंट आउट्स निकालते हैं, ठीक है, मिनट्स बनाते हैं, वो आपको, अगर हम बोर्ड की बात करें तो बोर्ड बोर्ड में वैसे भी आपने देखा होगा, बोर्ड मीटिंग के टाइम पे भी आप देखो तो काफ़ी लिबर्टी दी जाती है। यहाँ पे भी उन्होंने कहा हुआ है कि अगर आप लूज लीव फॉर्म में उसे मेंटेन करते हो तो आप उसे पीरियोडिकली बाउंड करवा सकते हो, बाइंडिंग उसकी करवा सकते हो, फोल्डर में लगाओ या प्रॉपरली अच्छे से उसे बाइंड करवा दो, फ्रॉम टाइम टू टाइम, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड वॉल्यूम कोइंसाइडिंग विद वन और मोर फाइनेंशियल ईयर्स। तो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी लिबर्टी दे रखी है कि एक या एक से ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर्स में, जब आपको लग रहा है, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड वॉल्यूम। ये बात क्यों बोली है, अब देखो, बोर्ड जो मीटिंग है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम होता है, जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, वहाँ पे बोर्ड मीटिंग नाउ एंड देन होती ही रहती है, ठीक है। जो बोर्ड मीटिंग्स हैं वो होती ही रहती है, तो उस केस में आपको टाइम टू टाइम उसे बाइंड करवाते रहना चाहिए, ठीक है। तभी यहाँ पे उन्होंने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, राइट, बिकॉज हमें नहीं पता कि कंपनी में कितनी बोर्ड मीटिंग्स हो रही है, तो उसके हिसाब से जितना आपको लग रहा है कि भाई अब ज़रूरत है, आप उस टाइम पे उसे बाइंड आराम से करवा सकते हो। लेकिन यही बात अगर हम जनरल मीटिंग की करें, जनरल मीटिंग तो एनुअल जनरल मीटिंग हो गई, चलो ईओजीएम भी है और कोई भी, तो कितनी हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें उन्होंने बोला है कि इसमें अगर आप लूज लीव फॉर्म में कर रहे हो तो एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 ईयर्स तो ज़रूर करवा लो, ठीक है, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा एजेंडा या बहुत ज़्यादा डिसीजंस होते भी नहीं है, ठीक है। तो वंस इन 3 ईयर्स आप इसे बाइंड करवा लो। ये पहला डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए कि मिनट्स बुक्स अगर लूज लीव फॉर्म में बन रही है, अगर बोर्ड की बात करें तो डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड वॉल्यूम
एंड कोइंसाइडिंग विद वन और मोर फाइनेंशियल ईयर्स जो है मीटिंग हो सकती है। एंड अगर हम जनरल मीटिंग की बात करें तो वंस इन एवरी 3 ईयर्स उन्हें बाइंड करवा लेनी चाहिए। ठीक है, बाइंडिंग मतलब बंधवा लेना बेसिकली। ठीक है, 10th इज मिनट्स बुक शैल बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। बिल्कुल ये चीज याद रखनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस में रहेगी और सीएस की कस्टडी में रहेगी। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस में रहेगी और सीएस के कस्टडी में रहेगी। मूविंग अहेड टू द कंटेंट्स ऑफ मिनट्स। अब मिनट्स में ना जनरल कंटेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि बिगिनिंग कब हुई। ठीक है, बिगनिंग में सीरियल नंबर डाल दो, क्या टाइप ऑफ मीटिंग है, नेम डाल दो, कंपनी का डे डेट वेन्यू टाइम। ठीक है, देन रिकॉर्ड करो, डायरेक्टर्स के नाम रिकॉर्ड करो जो इलेक्ट्रॉनिक मोड से आए, सीएस के नाम रिकॉर्ड करो, मीटिंग्स में इनवाइटीज के नाम रिकॉर्ड करो। ये वैसे बोर्ड मीटिंग की यहाँ पे बात हो रही है। एंड मिनट्स शैल रिकॉर्ड ऑल द अपॉइंटमेंट्स जो भी हुई वो भी। अब देखो वहां पे जो भी चीज आएगी, जब आपको ये पता है कि बोर्ड मीटिंग में क्या होता है, जनरल मीटिंग में क्या होता है, तो आप आराम से उसे लिख सकते हो। इसी तरीके से स्पेसिफिक कंटेंट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अगर कोई डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक मोड से ज्वाइन कर रहा है वो आपने जरूर बताना है। अगर डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक मोड से ज्वाइन कर रहा है तो किस लोकेशन से ज्वाइन कर रहा है वो सारी चीजें आपने जरूर करनी है। कंपनी सेक्रेटरी का क्या नाम है, अटेंडेंस, इनवाइटीज, रिकॉर्ड ऑफ इलेक्शन, रिकॉर्ड ऑफ प्रेजेंस ऑफ कोरम, बिकॉज कोरम के बिना मीटिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। नेम्स ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, नोटिंग ऑफ मिनट्स इन द प्रीसीडिंग ऑफ द प्रीसीडिंग मीटिंग, जो पहली वाली मीटिंग होती है उसके मिनट्स नोट डाउन होते हैं। कमेटी के मीटिंग्स है, टेक्स्ट अगर रेजोल्यूशन में आपने कोई चेंज करवाना है। फैक्ट के जो भी इंटरेस्टेड डायरेक्टर होगा ना, वो जिस भी बिजनेस में उसका इंटरेस्ट होगा वो नहीं बोलेगा, वो मीटिंग में प्रेजेंट नहीं होगा। व्यूज ऑफ द डायरेक्टर्स क्या है, पर्टिकुलरली द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर राइट इफ स्पेसिफिकली इंसिस्टेड, तो जरूर रिकॉर्ड करो, प्रोवाइडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राइट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मिनट्स में क्या रिकॉर्ड होगा क्या नहीं रिकॉर्ड होगा, तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि वो फेयर होने चाहिए। ठीक है, ट्रू एंड फेयर होने चाहिए। तो जहाँ पे हम ट्रू एंड फेयर की बात करते हैं हम कहते हैं जो भी बातें होती हैं जो भी डिस्कशन होती हैं वो रिकॉर्ड करनी है। लेकिन चेयरमैन के पास ये राइट है, चेयरमैन के पास ये राइट है कि वो अपना ये कह सकता है कि इसे आपने इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, उसके पास राइट नहीं, एब्सल्यूट डिस्क्रिशन है। ये लाइन आपको स्टडी मटेरियल में 10-15 बार मिलेगी, पर्टिकुलरली इस चैप्टर में। एब्सल्यूट डिस्क्रिशन है चेयरमैन के पास कि वो चाहे तो ये मैटर्स को कह सकता है कि इंक्लूड नहीं करने। कौन से मैटर्स, कोई ऐसा मैटर जो डिफेमेटरी। अब क्या होता है जब डायरेक्टर, स्पेशली हम बोर्ड मीटिंग की बात करते हैं ना, जब डायरेक्टर सारे एक साथ मिलते हैं तो कभी ऐसी कोई बात हो जाती है विच कुड बी डिफेमेटरी, वो डायरेक्टर मना कर सकता है कंपनी सेक्रेटरी को कि आपने ये रिकॉर्ड नहीं करना। सेकेंडली कोई बात जो कि इररेलेवेंट है, ठीक है, या इमटीरियल है। अब ऐसा नहीं होता कि सारी काम की बातें होती, कभी इररेलेवेंट बातें होती, वो भी आप हटा दो। और तीसरी चीज है एनीथिंग विच इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। अगर कोई बात डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है तो वो भी चेयरमैन मना करवा सकता है। तो चेयरमैन के पास इन 3 मैटर्स को एक्सक्लूड कराने की एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन होती है। अगर कोई डायरेक्टर पार्टिसिपेट करता है सिर्फ पार्ट ऑफ मीटिंग के लिए, वो भी आपने ज़रूर मेंशन करना है। फैक्ट किया, असेंट किसने दिया, डिसेंट किसने दिया, रैटिफिकेशन करनी है तो वो, कंसिडरेशन ऑफ एनी आइटम राइट विद द कॉन्सेंट, वो टेबल प्लेसमेंट जिसे हम कहते हैं कि बाद में एजेंडा है वो भी कर सकते हैं कॉन्सेंट के साथ। एंड टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। अगर बहुत ज़्यादा लर्न करने हैं तो 4 to 5 कर लो, अदरवाइज थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करोगे, ये देखोगे कि हाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो अपने आप से भी आप लिख सकते हो। देन कम्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, रिकॉर्डिंग ऑफ मिनट्स। अब ये जो मिनट्स हैं ये कैसे रिकॉर्ड किए जाए, देखो ये फेयर होने चाहिए और करेक्ट समरी ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग होनी चाहिए कि बाद में जब बाहर वाला कोई इंसान उसे पढ़े तो उसे क्लियरली पता चलना चाहिए। लैंग्वेज इसकी क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए और प्लेन होनी चाहिए। वेयर एवर, अब कभी कभी क्या होता है बोर्ड में अनसाइंड डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें रिपोर्ट्स हो सकती हैं, नोट्स हो सकते हैं, या नोट्स ऑन एजेंडा होते हैं। अगर ऐसा कोई भी डॉक अगर ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट आ जाता है मीटिंग में और उसकी टेबल प्लेसमेंट की जाती है तो वो तभी उसे आई वुड से कंसिडर किया जाएगा जब उसे चेयरमैन या कंपनी सेक्रेटरी जो है इनिशियल कर देंगे। जब इन डॉक्यूमेंट्स पे वो अपने इनिशियल लगा देंगे तब जो है उन्हें कंसिडर किया जा सकता है।
अगर आप किसी अर्लियर किसी पुरानी रेजोल्यूशन को सुपरसीड कराते हो, मॉडिफाई कराते हो, तो उस पुरानी रेजोल्यूशन का रेफरेंस भी ज़रूर होना चाहिए। मिनट्स जो है प्रिसीडिंग मीटिंग के हर एक नेक्स्ट मीटिंग में नोट डाउन करने हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें। अब बारी आती है फाइनलाइजेशन की। फाइनलाइजेशन की बात करें तो टोटल टाइम पीरियड होता है 30 डेज, यानी कि 30 डेज में जो मिनट्स हैं वो फाइनलाइज्ड हो जाने चाहिए। इन 30 डेज में जो पहले के 15 दिन होते हैं, उन दिनों में जो कंपनी सेक्रेटरी है वो ड्राफ्ट मिनट्स जो है विद इन 15 डेज सारे डायरेक्टर्स को सर्कुलेट करते हैं। तो ये 1956 में नहीं था, 2013 में आया। तो 15 डेज में जो है, इससे क्या होता है कि मतलब बाद की जो प्रॉब्लम्स है कि ये क्यों लिख दिया, वो क्यों लिख दिया, ये ऐसे था, वो अभी डील आउट हो गई कि पहले के 15 डेज में ड्राफ्ट मिनट्स, ठीक है, ड्राफ्ट होते हैं जिसमें चेंजेस की गुंजाइश होती है। तो वो ड्राफ्ट मिनट्स कंपनी सेक्रेटरी जो है सारे डायरेक्टर्स को दे देगा। और ये जो डायरेक्टर्स है इन्हें 7 डेज में ये मिनट्स जो है, ड्राफ्ट मिनट्स जो है वो रिटर्न करने हैं। वो अपनी ऑब्जेक्शन बता सकते हैं, अपनी कंसर्न बता सकते हैं और उसे चेंज करवा सकते हैं विद कंसल्टेशन विद द चेयरपर्सन। तो ये 3 नंबर्स आपने याद करने। ये है बिफोर द फाइनलाइजेशन, 30 डेज फाइन। और ये जो दोनों है ना, ये इसके अंदर ही, एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। एज एन इफ वी से कि ये टोटल 30 डेज का टाइम है जिसमें फाइनलाइज होने हैं। तो पहले 15 डेज के अंदर अंदर वो ड्राफ्ट नोटिस, सॉरी, जो कंपनी सेक्रेटरी है वो ड्राफ्ट मिनट सर्कुलेट करेगा। और जिस दिन भी वो मिनट सर्कुलेट हो गए उसके 7 डेज के अंदर अंदर जो डायरेक्टर्स हैं उन्हें अपना जो भी ऑब्जेक्शन है या जो भी बात उन्हें पूछनी है वो पूछ सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर जवाब ही ना दे, फिर आप क्या करोगे? उससे बार बार पूछोगे, जाओगे? नहीं। अगर डायरेक्टर का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है 7 डेज के अंदर, तो हम ये डीम करेंगे कि डायरेक्टर बहुत खुश है, राइट। हम ये डीम करेंगे कि डायरेक्टर को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो आपने थरली याद करने हैं, विच आर दीज। विद इन 15 डेज जो है ड्राफ्ट मिनट्स जो डायरेक्ट कंपनी सेक्रेटरी है वो डायरेक्टर्स को भेज देगा। द डायरेक्टर्स जो है उन्हें रिटर्न करना है विद इन 7 डेज, से कम्युनिकेट बैक करनी है, अपनी ऑब्जेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, वो कुछ सब कुछ हो सकता है विद इन नेक्स्ट 7 डेज। इफ अ डायरेक्टर कम्युनिकेट्स हिज कमेंट्स, अगर वो 7 डेज के बाद करता है, देन चेयरमैन की डिस्क्रिप्शन है। फिर चेयरमैन अगर चाहे तो ले भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड लास्टली, अगर वो कोई भी कमेंट करता ही नहीं है तो हम ये मानेंगे कि ही इज़ वेरी वेरी हैप्पी और उससे हमारे डिसीजन से, हमारे मिनट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। मूविंग अहेड टू एंट्री इन मिनट्स बुक्स 30 डेज में। 30 डेज ऑफ द मीटिंग में एंट्री हो जानी चाहिए, रिकॉर्डेड बाय कंपनी सेक्रेटरी। बिल्कुल कंपनी सेक्रेटरी से रिकॉर्ड करेगा। अब एक बार जब मिनट्स फाइनलाइज हो जाते हैं ना, तो उसे हम ऑल्टर नहीं कर सकते, ठीक है। उसे हम ऑल्टर मतलब चेंज नहीं कर सकते। तो इसका क्या मतलब है कि मिनट्स परमानेंट हो जाते हैं? नो। चेंज उसे कर सकते हैं। बेसिकली ऐसा नहीं है कि मिनट्स अब रिकॉर्ड हो गए, अब किसी ने बोला नहीं इसे चेंज कर दो, चेंज नहीं। चेंज करने के लिए आपको उसे नेक्स्ट मीटिंग में ले जाना पड़ेगा, दोबारा डिस्कस करना पड़ेगा और फिर उसमें जो है चेंजेस हो सकती है। तो मॉडिफिकेशन या ऑल्ट्रेशन ऐसे ही नहीं हो जाएगी फाइनलाइजेशन के बाद। फाइनलाइजेशन के बाद अगर आपको मॉडिफिकेशन या ऑल्ट्रेशन करनी है तो आपको उस एजेंडा को जो है नेक्स्ट एक्सप्रेस अप्रूवल से, बोर्ड की एक्सप्रेस अप्रूवल से ही आई वुड से कि आपको ऑल्ट्रेशन की अलाउंस होती है, ठीक है। फिर आती है साइनिंग एंड डेटिंग ऑफ मिनट्स ऑफ बोर्ड। अगर हम बोर्ड की बात करें तो बोर्ड की जो मीटिंग्स है वो टाइम एंड अगेन होती रहती है। तो उसका सेम चेयरमैन साइन कर दे, चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग साइन कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो मिनट्स है ऑफ द प्रीवियस मीटिंग, इट कैन बी साइन बाय द चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग, नो प्रॉब्लम। चेयरमैन, अब ये साइनिंग होता क्या है बेसिकली? साइन इनिशियल ईच पेज, हर एक पेज पे इनिशियल मारना है एंड लास्ट पेज को आपने साइन करना है, अपेंड टू सच सिग्नेचर द डेट एंड प्लेस, ठीक है। इनिशियल करना है, लास्ट पेज को साइन करना है, साथ में डेट एंड प्लेस जरूर जरूर डालना। इलेक्ट्रॉनिकली है तो डिजिटली साइन करना है। अब जब फाइनलाइजेशन हो गई उसके बाद अगले 15 डेज में ये जो फाइनल मिनट्स हैं इन्हें सर्कुलेट करवाया जाता है बाय एनी डायरेक्टर। दिस शैल बी सर्कुलेटेड टू ऑल द डायरेक्टर्स। सारे डायरेक्टर्स को जो है ये सर्कुलेट कराया जाता है। और यहाँ पे भी 15 डेज ही मैटर करते हैं, यानी कि ये 30 डेज के बाद या रिकॉर्डिंग के हम बाद की बात कर रहे हैं। जब एक बार मिनट्स फाइनलाइज हो गए, रिकॉर्ड हो गए, उसके नेक्स्ट 15 डेज में इसे जो है सर्कुलेट करवाया जाता है। साइनिंग ऑफ द मिनट्स बेसिकली, ठीक है। जैसे ही वो साइन हो गए उसके नेक्स्ट 15 डेज में आप सर्कुलेट करा दो। प्रूफ ऑफ सेंडिंग
मीटिंग मिनट्स एंड इट्स डिलीवरी शैल बी केप्ट फॉर 3 years। तो जो भी प्रूफ है, प्रूफ ऑफ सेंडिंग है, वो 3 years तक प्रिजर्व आपने करना है। यही अगर आप जनरल मीटिंग की बात करें तो एक्चुअली बोर्ड की क्या फंडा होता है ना, बोर्ड में ऐसा है कि बोर्ड की मीटिंग होती ही रहती है, ठीक है। तो इस चेयरमैन से करा दो, ये चेयरमैन नहीं है तो नेक्स्ट चेयरमैन से करा दो। यही अगर मैं एजीएम का एग्जांपल लूँ, अगर ये चेयरमैन अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट चेयरमैन की वेट करूंगी, फिर तो अगला साल हो जाएगा। तो एजीएम में हम क्या कहते हैं कि या तो सेम चेयरमैन साइन कर दे या ऑथोराइज डायरेक्टर साइन कर दे, ठीक है। या तो चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग या विद इन पीरियड ऑफ 30 days इन द केस ऑफ डेथ या इनएबिलिटी तो डायरेक्टर ऑथोराइज जो है वो साइन कर दे। अगेन साइनिंग का जो प्रोसीजर है वो सेम है। इनिशियल ईच पेज, साइन द लास्ट पेज विद प्लेस एंड डेट। तो मैंने ये फ्लो चार्ट भी बनाया है कि साइनिंग एंड डेटिंग ऑफ मिनट्स, अगर बोर्ड है, चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग यानी कि उसी मीटिंग का चेयरमैन या नेक्स्ट मीटिंग का चेयरमैन, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहीं पे अगर हम जनरल मीटिंग की बात करते हैं तो सेम मीटिंग का चेयरमैन या फिर अगर उसकी डेथ या इनएबिलिटी हो जाती है तो जो भी डायरेक्टर ऑथोराइज्ड है वो। तो इस तरीके से आपने याद रखना है। मूविंग हेड, इंस्पेक्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ बोर्ड मीटिंग्स। तो बोर्ड मीटिंग के केस में कौन कौन इंस्पेक्ट कर सकता है मिनट्स को? डायरेक्टर्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ कॉपीज लेके जाना, वो भी मांग सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ डायरेक्टर इज entitled टू इंस्पेक्ट एंड रिसीव अ कॉपी ऑफ द मिनट्स बिफोर द पीरियड ऑफ हिज डायरेक्टरशिप। तो वो ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन अगर उसकी रिटायरमेंट हो जाती है, अगर वो सीज हो जाता है टू बी अ डायरेक्टर, वो अपने पीरियड की मीटिंग के मिनट्स ले सकता है, उन्हें इंस्पेक्ट कर सकता है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि वैसे तो वो अलाउड है इंस्पेक्ट करे, रिसीव करे, लेकिन अगर उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया, उसकी डायरेक्टरशिप फिनिश हो गई है, तो भी जिस पीरियड में वो डायरेक्टर था उस पीरियड के जो मिनट्स है वो इंस्पेक्ट कर सकता है। एंड कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस अपॉइंट सेक्रेटरियल ऑडिटर से हम कहते हैं, स्टैचुटरी ऑडिटर से हम कहते हैं, कॉस्ट ऑडिटर, इंटरनल, ऑल टाइप्स ऑफ ऑडिटर आप समझ लो, ये सारे भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं। And while providing the inspection, company secretary or the official has to facilitate the inspection and take all the precautions to check that they are not mutilated or tampered। ऐसा नहीं है मिनट्स बुक पकड़ाई और खुद चलेगा, नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा कि ये पर्सन डिस्ट्रॉय ना कर दे, मिनट्स को खराब ना कर दे, ऑल्टर ना कर दे। तो उसके लिए आपको सारे मेजर्स लेने भी पड़ेंगे। एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेंबर इज नॉट एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट द मिनट्स ऑफ द बोर्ड। मेंबर जो है वो बोर्ड के मिनट्स इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। तो मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड में कौन कौन इंस्पेक्ट कर सकता है? तो पहले कंपनी सेक्रेटरी कर सकता है। कंपनी सेक्रेटरी में ये पता है किससे कंसिडर कर रहे हैं? सेक्रेटरियल ऑडिटर को। वैसे मैंने यहाँ पे भी वो चीज़ डाल दी है, ठीक है। तो स्टैचुटरी ऑडिटर कर सकता है, कॉस्ट ऑडिटर, सेक्रेटरियल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर एंड डायरेक्टर, ये दोनों जो है इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं और एक्सट्रैक्ट्स भी ले जा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम जनरल मीटिंग के मिनट्स की बात करते हैं तो इस केस में डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स दोनों ही अलाउड है, और जो एक्सट्रैक्ट ऑफ मिनट्स है वो लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाउएवर एनी रेजोल्यूशन पास्ड एट अ मीटिंग मे बी इशूड इवन पेंडिंग साइनिंग प्रोवाइडेड द सेम इज सर्टिफाइड बाय चेयरमैन। अगर अभी भी पेंडिंग है, ठीक है, साइन नहीं हो, तभी भी दे सकते हैं अगर चेयरमैन या डायरेक्टर जो है या कंपनी सेक्रेटरी जो है उसे सर्टिफाई कर देता है, तो भी बिना साइन के भी हम एक्सट्रैक्ट दे सकते हैं। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। वैसे क्या है, डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स, और सेकेंडली है एक्सट्रैक्ट ऑफ मिनट्स जो है, अगर बिना साइन के जाते हैं तो भी हम दे सकते हैं इफ़ वी कंसिडर के प्रोवाइडेड द सेम इज सर्टिफाइड बाय द चेयरमैन। प्रिजर्व से कैसे करना है, ठीक है, वैसे मिनट्स को परमानेंटली प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। ऑफिस कॉपीज जो होती है, स्क्रूटनाइजर्स रिपोर्ट है, रिलेटेड पेपर है, इसे 8 years तक प्रिजर्व करना है। अगर अरेंजमेंट होती है ना, या कंपनी मर्ज हो रही है या अमेलगमेट हो रही है, इन केसेस में क्या करना है, मिनट्स ऑफ ऑल मीटिंग्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, जो कंपनी आ रही है उसके मिनट्स भी न्यू कंपनी ने बहुत संभाल के रखने हैं, परमानेंटली संभाल के रखने हैं, और ये सीएस की कस्टडी में होता है। तो दिस इज प्रेटी सिंपल कि परमानेंटली रखना है मिनट्स प्लस सीएससी कस्टडी में। अगर हम ऑफिस कॉपीज की बात करें, स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट की बात करें, रजिस्टर्स की बात करें, तो मेजरली 8 years है। और अगर हम प्रूफ की बात करें, जो हमने पहले ही पढ़ा था, प्रूफ ऑफ सेंडिंग एजेंडा, प्रूफ ऑफ सेंडिंग नोटिस, तो उसके लिए होता है 3 years। तो यहाँ पे आप नोट डाउन भी कर सकते हो। प्रेजर्वेशन के टॉपिक में अगर हम मिनट्स की बात करें तो मिनट्स जो है वो परमानेंटली प्रिजर्व करने पड़ते हैं। अगर हम बात करें रजिस्टर्स की या ऑफिस
रिपोर्ट्स की, ऑफिस कॉपीज की या स्क्रूटनाइजर्स रिपोर्ट की, ये 8 ईयर्स तक प्रिजर्व करने पड़ते हैं। और जो प्रूफ होते हैं, ठीक है, चाहे प्रूफ ऑफ सेंडिंग एजेंडा है, चाहे प्रूफ ऑफ सेंडिंग नोटिस है, ये 3 ईयर्स तक प्रिजर्व करने पड़ते हैं। यू कैन नोट इट डाउन समवेयर एज वेल। तो ये 3 चीजें आपने याद रखनी है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेनल्टी। अब ये मिनट्स जो है ना, ये बहुत खास होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर 118 में कोई भी कॉन्ट्रवेंशन होते हैं, कोई भी डिफ़ॉल्ट होती है, तो नॉर्मल पेनल्टी है 25,000 फॉर द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट की 5,000। ये नॉर्मल है कि अगर आप कोई भी सेक्शन 118 का कोई प्रोविज़न जो है वो कंप्लाई नहीं करते हो, तो ये नॉर्मल पेनल्टी है। लेकिन अगर मिनट्स को टेम्पर किया है, ऑल्टर किया है, ख़राब किया है, चेंज करने की कोशिश, हम टेम्परिंग ही कहते हैं, टेम्परिंग के केस में इम्प्रिजनमेंट होगी उस पर्सन को फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, प्लस फाइन होगा 25,000 का विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है और इसमें कंफ्यूज मत होना। जो फर्स्ट पॉइंट है वो सिंपली है, अगर 118 में राइट कोई भी डिफॉल्ट होता है, कोई भी प्रोविजन का डिफॉल्ट होता है, तो उस केस में कंपनी की पेनल्टी है 25,000 एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट की है 5,000। ऑन द अदर हैंड अगर पर्सन टेम्परिंग करता है, गिल्टी ऑफ टेम्परिंग है, तो फिर इम्प्रिजनमेंट होगी ऑफ अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स एंड फाइन भी होगा ऑफ 25,000 विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़। ठीक है, उसके साथ साथ ना रूल 25 ज़रूर देखो जो मिनट से रिलेट करता है। यहाँ पे रेपिटेशन ही है, जो हमने ऊपर पढ़ा है वही है। जस्ट आई वॉन्ट टू शो यू कि इसमें कैसे कैसे थोड़ा सा इलेबोरेट किया। जैसे अगर मैं डिस्टिंक्ट मिनट बुक की बात करूँ, जिससे मैं कहती हूँ सेपरेट, तो कितनी सेपरेट? जनरल मीटिंग की अलग रख लो, क्रेडिटर्स की मीटिंग की अलग रख लो, बोर्ड के लिए अलग रख लो, कमेटीज के लिए अलग रख लो, बेसिकली अलग अलग मिनट्स बुक रखो। ठीक है। सेकेंडली जैसे मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स अभी बताया ही है कि अच्छे से मेंटेन करो, 30 डेज में मेंटेन करो, राइट, वो सारी चीज़ें। मैनर ऑफ साइनिंग द मिनट्स, ये बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने यहाँ पे दिया है कि अगर तो बोर्ड या कमेटी है तो चेयरमैन ऑफ द सेड मीटिंग और नेक्स्ट मीटिंग। अगर जनरल मीटिंग है, चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग, या उसकी डेथ या इनएबिलिटी है तो ड्यूली ऑथराइज डायरेक्टर है वो। अगर पोस्टल बैलेट की बात आती है तो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड विद द अफोरसेड पीरियड, और अगर चेयरमैन नहीं है तो इन केस ऑफ ड्यूली ऑथराइज। लेकिन यहाँ पे चेयरमैन ऑफ द बोर्ड है। पोस्टल बैलेट के केस में चेयरमैन ऑफ द बोर्ड जो है वो साइन करता है मिनट्स। प्रेजर्वेशन तो हमने देख ही लिया परमानेंटली एट रजिस्टर्ड ऑफिस इन द कस्टडी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो 118 में आपको याद रखने हैं। मैंने आपको क्विकली रिवाइज करा दिया है पूरा 118। कई बार इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है, इससे ज़्यादा इजी कोई टॉपिक नहीं है। मैंने आपको क्लब कर दिया और अब आपको पता चल गया, बिकॉज एक ही सेक्शन है, 118 है, तो आप ये समझ लो कि दोनों पे यही अप्लाई होता है, लेकिन कहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बता दिया है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। प्रोसीजर्स एंड मिनट्स दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको ज़रूर आने चाहिए। सो आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर कर देना, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट। एंड ऑल्सो आई एम कमिंग अप टुमारो विद एन इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन न्यूमेरिकल्स ऑफ कंपनी लॉ। येस, कंपनी लॉ में ना कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके न्यूमेरिकल्स हैं, हालांकि वो इतने डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स उनकी वर्डिंग्स के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चंस में से वो न्यूमेरिकल्स फाइंड आउट किए हैं और वो हम कल सॉल्व करेंगे। कल वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी जिसमें मैंने न्यूमेरिकल्स पिक किए हैं, ऑलमोस्ट कवरिंग ऑल द टॉपिक्स जहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी कंपनी लॉ में, और आपको आने चाहिए। सो आई होप दैट आई एम एबल टू अपलोड all the useful content for all of you. Do leave your suggestions in the comment below. How did you find the video? I'll see you super soon in my next video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.